10th क्लास चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो घटनाएं हैं जो लाइट से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइट क्या होती है। देखिए, दिन में आपको पता है हमारे आसपास सनलाइट है, तो चीज़ों को देखने के लिए हम सनलाइट का यूज़ करते हैं। लेकिन रात में सपोज कर लीजिए कि आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहाँ पर कोई किसी तरह की लाइट की कोई अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है। और क्या आप उस कमरे के अंदर रखी किसी चीज़ को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो दिन में जिस तरह हम सनलाइट का यूज़ करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, तो रात में क्योंकि हमारे पास सनलाइट तो होती नहीं, और अगर कोई बाकी और लाइटें भी हमारे पास ना हो तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हमारे हाथ में एक टॉर्च हो और उस अंधेरे कमरे में हम वो टॉर्च जला दें तो हमें उस कमरे के अंदर की जो चीज़ें हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगी। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो एक एनर्जी है जो सिर्फ चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। ये लाइट की सबसे आसान और 10वीं के लेवल तक समझने के लिए बड़ी आसान डेफिनेशन है। तो आप एक बार देखिएगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस। एनेबल का मतलब हमें एबल करती है, हमें सक्षम बनाती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हम चीज़ों को देख सकें। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं। फिनोमिना, या ये जो मैंने शब्द लिखा है फेनोमिनन, इसका मतलब होता है घटना। शायद आपके लिए हो सकता है ये नया शब्द हो, लेकिन मैं आपको एक बार इसका मीनिंग बताता चलूँ। फेनोमिनन का मतलब होता है घटना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, वो लाइट से रिलेटेड ही घटनाएं हैं, लाइट से रिलेटेड ही फेनोमिना हैं। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब भी लाइट किसी मिरर से टकराती है और टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेती है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, मिरर किसको बोलेंगे? किसी भी उस चीज़ को आप मिरर बोल सकते हैं जो बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो और बहुत हाईली पॉलिश कर रखा हो, जिसको उसको हम मिरर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ये मेरे पास है, ये आप एक ऐसा मिरर सोच सकते हैं जो घर में हम लोग शक्ल देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको मिरर समझ लीजिए। तो आप ये देखिएगा कि ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है, चिकना है, स्मूथ है और वेल पॉलिश्ड है, तो इसको आप मिरर समझ सकते हैं। और लाइट अगर इस पर यूं टकराएगी, तो सपोज कीजिए कि लाइट पहले इस तरफ जा रही थी, लेकिन टक्कर लगने के बाद लाइट इस तरफ चली जाएगी, यानी कि लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी लाइट किसी मिरर पर पड़ती है और पड़ने के बाद अपनी डायरेक्शन, अपना पाथ, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होती है, वो है मीडियम। अब मीडियम का क्या मतलब है? देखिए, जब लाइट इस मिरर पर पड़ी तो वो हवा में चल रही थी, और जब वो पड़ने के बाद उसने अपना रास्ता बदला, तब भी वो कहाँ गई? हवा में गई। इसका मतलब एयर से ही तो लाइट आई थी और एयर के अंदर ही चली गई। तो लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी वो एयर था, वो नहीं बदला है। तो मैंने क्या लिखा कि वो घटना जिसमें लाइट किसी भी मिरर के ऊपर टकरा करके अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन मीडियम नहीं बदलती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडियम नहीं बदलती, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है नीचे की तरफ, इस पर आप जरा गौर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ मिरर, और मिरर के ऊपर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कोटेड सरफेस। ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो आप ये देखिएगा, ये नीचे की तरफ एक पेंट सा हुआ है, और ऊपर का ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है वो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि अगर इसके ऊपर लाइट एक कुछ
इस तरह से पड़ेगी तो इस तरह से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके नीचे वाला सरफेस जिस पर ये पेंट हुआ है इसको बोलते हैं कोटेड सरफेस। कोट कर रखा है हमने, जैसे इसके ऊपर कोट का मतलब पेंट मार रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इस तरह से मिरर रखा हुआ है, देखिएगा इस तरह से ये रखा हुआ मिरर। तो लाइट इस तरह से आएगी और टक्कर खा करके इस तरफ चली जाएगी। तो ये जो मैंने डैश 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 ये लगा रखे हैं, ये डैश 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 बेसिकली आपके कोटेड सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पर कोटेड सरफेस, और ऊपर वाला जो सरफेस था, यानी कि आप एक बार फिर से देखें, ये वाला जो सरफेस है इसको मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि इस पर लाइट पड़ करके क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये मिरर है बेसिकली मेरा, ये मिरर है जिसका कोटेड सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैंने क्या किया, इस तरफ से एक लाइट, हो सकता है मेरे पास एक लेज़र लाइट हो और वो मैंने ऑन कर दी हो, तो वहाँ से एक बिल्कुल पतली सी बीम लाइट की आएगी, आप समझ सकते हैं, और उस पतली बीम को ही मैं बोलता हूँ रे ऑफ लाइट। रे का मतलब ही होता है बिल्कुल पतली सी बीम लाइट की, ठीक है जी। तो आप देखिएगा मिरर के ऊपर ये लाइट जो गिर रही है आकर के, गिरने को बोलते हैं इंसिडेंट, इसीलिए मैंने इसको लिखा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि वो लाइट की रे जो मिरर के ऊपर आकर के इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है। अच्छा जी, जिस पॉइंट पर लाइट गिरती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आप देखें अगर ध्यान से, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसको नॉर्मल बोलते हैं। आप इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और आप शायद देख भी पा रहे होंगे कि इस नॉर्मल से लेकर के और इस मिरर के बीच में इस तरफ भी, और इस नॉर्मल से लेकर के मिरर के बीच में इस तरफ भी एंगल 90 डिग्री का है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्मल, जिसको कहाँ ड्रॉ किया गया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, इस नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट लाइट है तो दूसरी तरफ आपको रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई दे रही होगी। और रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब क्या है, देखिएगा, इंसिडेंट लाइट का मतलब है जो लाइट आकर के गिरी थी उसकी डायरेक्शन शुरू में ये थी, मगर मिरर से टक्कर खाने के बाद उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह हो गई। तो देखिए डायरेक्शन चेंज होगी कि ना हो गई, मैंने ऊपर भी लिखा था चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। पाथ का मतलब डायरेक्शन या आप रास्ता बोल सकते हैं। और ये कब हुआ है चेंज इन पाथ, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अगेंस्ट एनी मिरर। देखो एक मिरर के अगेंस्ट आकर के स्ट्राइक ही तो हुआ है, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। पहले भी वो हवा में चल रही थी और बाद में भी वो कहाँ चल रही है, हवा में, पानी में थोड़ी घुस गई है वो, ठीक है। तो मीडियम सेम रहा है, इसीलिए जो लाइट अपना रास्ता चेंज कर गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। और ये दोनों के बीच में जो है आपको नजर आ रहा है ये डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। यहाँ पर आपको दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक एंगल मैंने यहाँ बनाया है जिसका नाम आई दिया है, और एक एंगल मैंने यहाँ बनाया है जिसका नाम मैंने आर दिया है। आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन इनकी कैसे देंगे हम, देखिए आप देख सकते हैं जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और जो ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल है आई। तो एंगल आई की डेफिनेशन हो जाएगी दैट एंगल which is made by the incident ray of light with the normal is called angle of incidence। और angle of reflection क्या होगा, that angle which is made by the reflected ray of light with normal। देखिए दोनों एंगल बने नॉर्मल के साथ ही हुए हैं, बस आई को बनाने वाली है इंसिडेंट रे और आर को बनाने वाली है रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों एंगल्स को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। Both angles are made with normal, but I is made by incident ray of light and angle of reflection R is made by reflected ray of light। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ है कि I और R आपस में बराबर होते हैं। यानी कि देखने में ये आता है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। और ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि देखिए अगर आपके पास एक गेंद है
और उस गेंद को आप इस मिरर को 1 मिनट के लिए आप ज़मीन मान के चल लीजिए। आप अगर गेंद को ज़मीन पर यूँ टेढ़ा फेंकेंगे तो यहाँ पर टक्कर खाने के बाद गेंद टप्पा खा करके इसी रास्ते पर ऊपर की तरफ जाएगी। थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दिस इज नॉर्मल। आई और आर आपके एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये मिरर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी मिरर का मैंने आपको दिखा दिया और कोटेड सरफेस भी मैंने आपको मिरर का दिखा दिया। जो कोटेड सरफेस होता है आप उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट इस हिस्से पर पड़ेगी तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी या बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलते हैं। दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। अगले पेज पर हम आते हैं और आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस आपके लिए यहां लिखी हुई हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसे नियम हैं जो रिफ्लेक्शन में फॉलो होंगे ही होंगे, वो नियम टूट नहीं सकते। पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। ये होगा ही होगा हमेशा रिफ्लेक्शन में। दूसरा जो है वो क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इनका प्लेन कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, आप देखें कि अगर मैंने ये मिरर यहाँ लगा दिया और मैं यहाँ से एक कांच की छोटी सी गोली इस तरफ इसके ऊपर टक्कर खाने दूं, तो आप समझ रहे होंगे वो कांच की गोली टक्कर खाने के बाद इस रास्ते पर जाएगी। क्या ऐसा होगा कि वो गोली कांच की आए तो इस रास्ते से और चढ़ जाए यूँ ऊपर की तरफ? ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपना हाथ फिरा रहा हूँ, ये एक प्लेन है। प्लेन की बेसिकली डेफिनेशन अगर आप साधारण तरीके से देना चाहें तो आप बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो जिसकी, उसको हम प्लेन बोल सकते हैं। तो नेचुरली आप ये समझ गए होंगे कि अगर कोई कांच की गेंद यूं चलती चलती आएगी तो चल के वो इसी तरफ जाएगी, वो ऊपर की तरफ यानी कि मोटाई की तरफ, हाइट की तरफ नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि जो लाइट गिरी इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इधर गई यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट, और जो ये नॉर्मल था, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तीनों में से कोई भी एक चीज़ दूसरे प्लेन में नहीं जा सकती, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। अब यहां आप देखिए, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है या फिर कह लीजिए स्ट्रेट होता है। ये रहा, ये देखिए, ये आप घर में हर रोज़ अपनी शक्ल देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसको प्लेन मिरर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है एकदम से और प्लेन है बिल्कुल, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्लेन मिरर। और आप देखिएगा प्लेन मिरर की वही बात है, पीछे वाली साइड इसकी कौन सी है? कोटेड सरफेस, और जो आगे सामने वाली साइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है जी। और जो ये कोटिंग इस पे कर रखी है, हालांकि ये मैन्युफैक्चरर्स का काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी कोटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की एक पतली सी लेयर इसके ऊपर बनाई जाती है और उसके बाद एक लेयर या 2 लेयर किसी पेंट की इसके ऊपर कर दी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम और सिल्वर ही हमेशा यूज़ किए जाएं, कभी कभी कुछ मैन्युफैक्चरर सिलिकॉन ऑक्साइड्स भी इसकी कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। खैर वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। ओके, तो ये तो था हमारा ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, बिल्कुल प्लेन था। लेकिन मिरर ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, थोड़ा सा कर्व्ड, उनको स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है। जैसे कि ये देखिए आप, ये मेरे हाथ में है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि पीछे की तरफ ये क्या कर रखी है, यहाँ पर कोटिंग कर रखी है, पेंटिंग कर रखी है। तो ये आपका स्फेरिकल मिरर है। अच्छा,
कई लोग इसको स्फेरिकल इसलिए सोचते हैं कि ये गोल है थोड़ा सा, नहीं, ये इसलिए स्फेरिकल मिरर नहीं है। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश इसको करें तो आप देखिएगा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कई लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सीधा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें थोड़ा सा इस तरह यूं अंदर की तरफ कर्वेचर है, ठीक है। जैसे एक अगर मैं स्पून आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मेरे पास स्पून है, ये स्पून आप देखिएगा, ये स्पून, ये देखो आप, ये इसको ध्यान से अगर देखें तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है, आप देखिएगा ये यूँ अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है। और आप ऐसा सपोज कीजिए कि पीछे से अगर मैं इस पर पेंट कर दूं या कोटिंग कर दूं तो अगला हिस्सा इसका कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो है हिस्सा ये पूरी तरह से प्लेन नहीं है बल्कि थोड़ा सा अंदर की तरफ ये यूं है, कर्व है इसके अंदर, ये इस तरह, आप शायद समझ गए होंगे। इसीलिए इसको प्लेन मिरर नहीं हम बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर है, आप देखिएगा। ये अगर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये यहाँ देखिएगा आप, ये आपको हालांकि दिखने में लग सकता है कि ये स्ट्रेट है बिल्कुल, शायद प्लेन मिरर की तरह, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। आप इसको यूँ देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से और यहाँ से ये बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल नहीं है, ये यहाँ से उठा हुआ है, आप देखिएगा, ये देखो इस तरह। तो ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, थोड़ा सा कर्व्ड है। अगर हथेली से आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, स्ट्रेट अगर मिरर होगा बिल्कुल ऐसे, प्लेन मिरर ऐसे होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कर्वेचर होगा उसके अंदर तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। अब आप चाहें तो कोटिंग इस साइड कर दें, चाहे तो कोटिंग आप इस साइड कर दें, लेकिन थोड़ा सा कर्वेचर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह। तो ऐसे जो मिरर होते हैं उनको स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनके सरफेस दो तरह के होते हैं। देखिएगा, जैसे आप स्पून को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, देखो मेरी उंगली से ध्यान से देखिए, ये सरफेस थोड़ा इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और जो ये वाला सरफेस है आप देखिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। सो दिस सरफेस कैन बी कॉल्ड कर्व्ड इनवर्ड। कर्व तो है ही ना इसके अंदर, लेकिन ये इनवर्ड की तरफ कर्व्ड है। और ये क्या है, ये है आपका कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के हो सकते हैं, पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव कौन सा होता है, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स हो। कर्व्ड इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ धंसा हो, या तो आप बोल सकते हैं अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान दीजिए, मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूं, मैं कोटेड सरफेस या पेंटेड सरफेस की बात नहीं कर रहा। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। जैसे ये चम्मच का, स्पून का ये वाला हिस्सा इनवर्ड्स अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इस तरह अगर मतलब आपको कोई स्फेरिकल मिरर दिखाई देता है तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स कैसा होगा, जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट हो या कर्व्ड आउटवर्ड्स हो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास दो मिरर्स हैं, ये देखिए, शायद आपको नजर आ रहा होगा। आप अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आपको ऐसा लगेगा कि देखिए ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जबकि आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें, आपको ये देखिएगा, थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर मैं इसके यहाँ पानी डाल दूँ तो एक कटोरी की तरह ये पानी को स्टोर कर सकता है, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ। और अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, अगर मैं यहाँ
पानी रख दूंगा तो वो पानी ऐसे 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 बह जाएगा, इसकी तरह पानी स्टोर नहीं हो सकता। तो ये जो मिरर है आपका, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ झांक रहा है, कर्व्ड आउटसाइड है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये दोनों के पीछे आप देखिए पेंटेड सरफेस है, और ये दोनों के आप देखिएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको नजर आ रहा होगा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपको नजर आएगा जैसे कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो ये दो तरह के मिरर्स होते हैं। मैंने यहाँ ये दिखाया है आपको, देखिएगा आप इन RS का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये भी कॉनकेव, ये कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव ही है, क्योंकि इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है। आप सिर्फ इसको या तो इस तरफ मुंह कर लीजिए या इस तरफ मुंह कर लीजिए, बना कैसे भी सकते हैं। ये दोनों आप देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, क्योंकि इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। आप ये देखिएगा दोनों के एक दूसरे की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है जी। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे। अच्छा, अगर मैं स्पून की बात करूं तो स्पून का ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है, जिसको आप इस तरह देख सकते हैं, मतलब जिसके अंदर पानी वगैरह स्टोर हो सकता है, कुछ खाने की चीज़ इसके अंदर आ सकती है, इसको आप बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर। और जो इसका पिछला हिस्सा है, ये देखिएगा आपको पता चल ही रहा होगा, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है। बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट का मतलब बाहर की तरफ कर्व है, इसका कर्व बाहर की तरफ है, झांक रहा है बाहर की तरफ, उभरा हुआ है बाहर की तरफ, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स। तो एक चम्मच की हेल्प से आप समझ सकते हैं, अंदर धंसा हुआ हिस्सा कनकेव की तरह काम करेगा और बाहर उभरा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स मिरर की तरह से काम करेगा। तो कुछ डेफिनेशंस हमारे पास हैं। अब उन डेफिनेशंस में सबसे पहली चीज है जी पोल। ये पोल क्या होता है? देखो, ये जो हमारे पास मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, आप देखिएगा। क्यों स्फेरिकल है? क्योंकि इसमें जरा सा कर्व है, यूं इस तरह से, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, कर्व है इसके अंदर। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर आप देखें, ये गोल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, क्या मैं इतने डिस्टेंस को, इसका मेरा मतलब है इस मिरर का, क्या मैं डायमीटर नहीं बोल सकता? ये डायमीटर है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट, यहाँ पर ये जो मिडिल पॉइंट है, इसको पोल बोला जाता है। यानी कि अगर मैं पेन की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो बिल्कुल मिडिल हिस्सा है इसका, ये मिडिल हिस्सा, जिसको मैं अगर यूँ पॉइंट सा बना दूँ पेन की हेल्प से, ये देखिएगा, है ना। तो ये आपका जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही है, ये देखिए बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, इसको पोल बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे आप? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो था और ये उसका क्या है? सेंटर। तो उसी को हम लोग पोल कहते हैं, और इस पोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। इट लाइज ऑन द सरफेस, आप देख सकते हैं सरफेस के ऊपर ही लाई करता है, अंदर की तरफ लाई नहीं करता, बिल्कुल ऑन द सरफेस लाई करता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। ठीक है जी आपका ये। तो जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, मतलब कि लाइट इस पर पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपना रास्ता बदल देगी, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पॉइंट, बिल्कुल मिडिल पॉइंट, इज कॉल्ड पोल। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए कि मेरे पास एक बिल्कुल स्फेरिकल होलो ग्लास का बना हुआ एक मॉडल है। मतलब जैसे फुटबॉल आपने देखी है, फुटबॉल एक स्फेरिकल चीज़ होती है और अंदर से वो खोखली होती है। तो ये जो होलो शब्द है, होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे फुटबॉल होती है अंदर से खोखली, इस तरह से आपके पास कांच की बनी हुई फुटबॉल है, एक कांच की बनी हुई फुटबॉल आपने इमेजिन कर लिया। अब जैसे फुटबॉल के ऊपर आपने देखे होंगे रंग बिरंगे पैच लगे होते हैं। पैच का मेरा मतलब जैसे यूं पेंटागन टाइप के पैच होते हैं।
तो सपोज करो एक पैच आपने फुटबॉल से काट करके निकाल लिया, ठीक है। और उसी तरीके से आपने क्या किया, आपके पास जो वो मैं बोल रहा था कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा होलो, होलो का मतलब अंदर से खोखला कांच का बना हुआ सफियर है, ठीक है। तो उसमें से आपने एक छोटा सा पार्ट काट लिया। तो उस कांच को जब आपने काट लिया तो वो कांच आप चाहें तो कनकेव मिरर भी बना सकते हैं, चाहें तो कन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं। और वो जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर आपने जिस बहुत बड़े स्फेरिकल कांच के गोले से काट के निकाला है, उस कांच के गोले के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ देखिएगा, मान लीजिए हाँ आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए पेज पे तो मैं सर्कल ही बना सकता हूँ, ठीक है ना, स्फीयर तो बना नहीं सकता, लेकिन आपको ये दिखाई सर्कल दे रहा है, लेकिन आप समझेंगे इसको क्या, स्फीयर, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये खोखला स्फीयर है, खोखला अंदर से बिल्कुल खाली है। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक इतना सा टुकड़ा इसका कट करके निकाल लिया। ये बात सही है। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये जो टुकड़ा आपने कट करके निकाल लिया, आप ध्यान से देखिए, ये टुकड़ा यूं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा कर्व आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको आप एक प्लेन मिरर या स्ट्रेट मिरर नहीं बना सकते, आप इसको एक स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। और इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो टुकड़ा आपने काट के निकाला है, कभी न कभी तो इस स्फीयर का हिस्सा था ना ये, तो स्फीयर से काट के आपने मिरर बनाया है, इसलिए भी इसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। एनी हाउ, तो आप देखिएगा ये मेरे पास एक कांच की फुटबॉल है, जिसमें से मैंने ए बी के बराबर का पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ इस तरफ 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 अगर मैं पेंट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी कि ये मिरर मेरा कौन सा बन जाएगा, कनकेव। और अगर मैं इसको बाहर निकाल के कुछ ऐसा करूं कि मैं यहाँ कोटिंग कर दूं, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ कोटिंग कर दूं, तो आप देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्ज आउट है, यानी कि ये किसका काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर का। तो क्योंकि आपके कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कभी न कभी इस बड़े लार्ज होलो स्फीयर के हिस्से थे, इसीलिए भी उनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। और अपना मिरर आपने कट करके जिस लार्ज होलो स्फीयर से निकाला है, उसी लार्ज होलो स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अगर पीछे डेफिनेशन पे ध्यान दें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, ये मैंने जो लिखा है, मैंने क्या कहा है, सेंटर ऑफ दैट लार्ज होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, यानी कि एक होलो स्फीयर है ग्लास का, होलो का मतलब खोखला स्फीयर है ग्लास का, उसका सेंटर, किसका सेंटर, फ्रॉम विच वी हैव कट आवर स्फेरिकल मिरर, जिससे हमने हमारा स्फेरिकल मिरर कट करके निकाला है, ऐसे बड़े सारे खोखले कांच के स्फीयर के सेंटर को ही क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट समझने के लिए, कि हम इस ए से लेकर के बी तक के पार्ट को इस लार्ज होलो स्फीयर से कट करके बाहर निकालना चाहते हैं, और बाहर निकाल के हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कोट करके इसको कनकेव बनाएंगे या फिर अंदर की तरफ कोट करके इसको कन्वेक्स बनाएंगे। तो हमारा जो कन्वेक्स या कनकेव मिरर बनेगा, वो कन्वेक्स या कनकेव मिरर कभी न कभी जिस बहुत बड़े कांच के गोले का एक पार्ट रहा था, उस कांच के गोले के सेंटर को ही क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप वैसे भी देखिएगा कि ये जो कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, मुड़ाव आपको नजर आ रहा है, उसका सेंटर यही तो है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट। और आप एक चीज देखिएगा, मैंने लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, अगर मैं इस तरफ
इस पे पेंट कर दूं, कोटिंग कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो मिरर कौन सा बनेगा, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही मिलता है आपको कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जबकि अगर मैं यहाँ कोटिंग कर दूं, यहाँ 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 यहाँ, अगर मैं यहाँ कोटिंग कर दूं तो आप देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ होगा। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपके कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड की तरफ होगा, इन फ्रंट में नहीं होगा। ये मैंने वही बात लिखी है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो आपने ये मिरर काटा है ये उसका वही बात है ना, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिडिल पॉइंट है जिसको मैं पोल बोल रहा हूँ। तो पोल से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस बहुत बड़े होलो ग्लास सफियर की रेडियस होती है जिस बहुत बड़े होलो ग्लास सफियर से हमने अपना स्फेरिकल मिरर काट करके निकाला है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं द रेडियस ऑफ दैट लार्ज होलो स्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच वी हैव कट आवर स्फेरिकल मिरर्स इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आर से डिनोट किया जाता है। ये कैपिटल आर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, आप देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है जिसको मैं जितना मर्जी चाहूं इस तरफ भी इंक्रीज कर सकता हूं और जितना मर्जी चाहूं पीछे की तरफ भी इंक्रीज कर सकता हूं। इसी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है आपका दिल करे यहाँ भी इसको कितना ही एक्सटेंड कर लो और आपका दिल करे पीछे की तरफ भी इसको चाहे जितना एक्सटेंड कर लो, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है। आप ये मत कहना कि जी इसकी जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, नहीं, इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस का एक टुकड़ा होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से लेकर के पी के बीच में। नाउ अपर्चर, अपर्चर का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे कि ये मिरर दिखाया था, अब इस मिरर का ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर, इस डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही अपर्चर कहा जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। कर्व्ड डिस्टेंस होता है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं होता। आप अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूं कि ए से लेकर के बी के बीच का ये जो कर्व डिस्टेंस है इसको अपर्चर बोला जाता है। बेसिकली अपर्चर का मतलब जो होता है वो मिरर के साइज से ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास दो मिरर्स हैं, आप देखिएगा ये दोनों कॉन्वेक्स हैं, ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी कॉन्वेक्स है, दोनों कॉन्वेक्स हैं। अब इनमें अपर्चर किसका बड़ा है? आप देखिए यहाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका डायामीटर कम है लेकिन इसका डायामीटर ज़्यादा है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायामीटर को ही अपर्चर बोला जाता है। और बेसिकली मैंने आपसे कहा था अपर्चर का मतलब आप किससे लेके चल सकते हैं? साइज से। इसका डायामीटर छोटा है, अपर्चर छोटा है, इसका डायामीटर बड़ा है, अपर्चर बड़ा है। नाउ अब आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर की तरफ मैंने इस पे ये पेंट कर रखा है, इस तरह आप ध्यान से देखिएगा। ये सी का मतलब क्या है कि अगर मैं सोचूं कि इस तरह एक यूं सर्कल सा बना करके एक स्फीयर में कंप्लीट करूं, तो मैंने ये छोटा सा टुकड़ा वहाँ से काट के निकाल रखा है। तो ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पी क्या है जी? पोल है। और ये जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रखी है ये बोली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो कर्व डिस्टेंस है इसको आप बोल सकते हैं अपर्चर। देखिएगा ये डायग्राम क्या है, अभी इसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा कि ये एक कॉनकेव मिरर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
P आपका पोल है, C से P तक आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। बाकी ये आई आर क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स डैश वाई डैश क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास एक लेज़र लाइट है और उस लेज़र लाइट से मैंने एक पतली सी लाइट की रे जिसका नाम मैंने एक्स वाई रखा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डाल दी। तो जैसे आपको पता है कि प्लेन मिरर पर जब लाइट पड़ती है तो पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या वो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब अगर वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा कैसे, हम वो देखते हैं ध्यान से। देखिएगा एक्स से ये रे चली चली, ये जो तीर का निशान है एरो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस तरफ जा रही है, और ये एक्स से चलते 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 कहाँ पहुंची, वाई पर। तो देखो पॉइंट वाई को मैं बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये जो आपकी लाइट है ये पॉइंट वाई के ऊपर आकर के गिरी है। और अगर आप वो चीज़ ध्यान करें थोड़ा सा, जब मैं आपको बता रहा था, ये देखिएगा कि जिस पॉइंट पर आकर के लाइट गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट लाइट होती है तो नॉर्मल की दूसरी तरफ कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। अब यहाँ नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए, आप देखिए अगर हम पॉइंट वाई पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसको हम सी से मिलाएंगे। ये मैथ में आपने पढ़ा भी होगा। देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं अपने हाथ से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ये देखिए ये एक मैंने सर्कल सा ड्रॉ कर लिया है और ये इसका सेंटर है। ये मैथ में थ्योरम है 10th क्लास में, आप अगर ध्यान से देखें, देखिए ये एक सर्कल है, मेरे ख्याल सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। आप कोई भी इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ, और आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप इस पॉइंट को सीधा इस सर्कल के सेंटर से यूँ मिला दीजिए, इस तरीके से, ऐसे। थोड़ा पेन, हाँ इस तरह, यानी सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस पॉइंट को सीधा कहाँ मिला दीजिए, आप सेंटर ऑफ सर्कल से मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन यूं ड्रॉ करूं, जिसको शायद मैथ में टेंजेंट बोलते हैं, TANGENT, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कोई भी ऐसी लाइन जो केवल एक पॉइंट पर छू करके जाए, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो और ये थ्योरम होती है कि रेडियस ऑफ सर्कल और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, चाहे आप इस तरफ से देख लीजिए चाहे आप इस तरफ से देख लीजिए। और आप ये देखिए कि इस पॉइंट पर जो ये 90 डिग्री का एंगल है, यही रेडियस वाली लाइन ही तो बना रही है। और ये कब बना रही है? जब इस पॉइंट को आपने कहाँ मिलाया था? सेंटर से मिलाया था। आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी इस तरह सोच लीजिए कि ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है और ये वही पॉइंट है। तो अगर आप इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने इसको कहाँ मिला दिया? सी से। तो अब आप ध्यान से देखें ज़रा, ठीक है, ये लाइट है इंसिडेंट लाइट, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका ये नॉर्मल का काम करेगा जो सी वाई है। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट है उसने जो एंगल बनाया वो क्या हो गया? एंगल आई। तो अब आप देखिएगा, अगर नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट लाइट है तो नॉर्मल के रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ होगी? दूसरी तरफ होगी। तो बेसिकली ये लाइट ऐसे चल के ऐसे यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगी। और आप देखिएगा, अगर मैं इस लाइट को बोल दूँ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट ने ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है ये है एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बेसिकली हुआ ये कि ये एक्स वाई लाइट की जो रे थी ये आई और वाई पर टक्कर खा करके ये सीधा यहाँ एफ पर टकरा गई प्रिंसिपल एक्सिस को।
ठीक है। आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं, वो ये कि ये जो लाइट थी, भले ही एक लेज़र से निकली है पीछे से, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आ गई, एफ पर। आप ये देखिए, ये एक्स डैश वाई डैश, ये नीचे की तरफ की एक लाइन है, रे ऑफ लाइट है, जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है, पैरेलल है। तो आप यहाँ देखिएगा, ये लाइट ऐसे आई और इस वाई प्राइम पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं अब, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो क्योंकि ये पॉइंट भी आपका सर्कमफेरेंस के ऊपर ही है, तो इसको भी आप कहाँ मिला देंगे, सी से। तो ये सी वाई प्राइम आपका किसका काम करेगा जी, नॉर्मल का। तो इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल बनाया, ये आई हुआ, और अगर नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरी तरफ कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो वो रिफ्लेक्टेड रे यूं चलती 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 एफ पर। तो आप देखिए, ऊपर वाली भी रिफ्लेक्शन के बाद रे एफ पर आई और नीचे वाली भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर आई, एफ पर। इसी पॉइंट एफ को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट एफ को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। और ये वाला आई और ये वाला आर आपस में बराबर हैं, और ये वाला आई और ये वाला आर आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लाइट चाहे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो या फिर स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो एक लाइट यूं आकर के थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ गई और एक लाइट ऐसे आकर के थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ गई। मगर बात यह है कि दोनों जो ये लाइट की रेस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और जब ये चलते चलते मिरर पर पहुंची तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर गई, और इसी कॉमन पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए, मैंने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या दी है, इट इज़ अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई करता है पॉइंट, बिटवीन सी एंड पी। देखिए, बिटवीन सी एंड पी ही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी है। एट विच ऑल दोज रेज मीट, अभी अपीयर टू मीट को आप भूल जाएं, अभी आप सिर्फ मीट को ध्यान रखें। एट विच ऑल दोज रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इनिशियली। यानी कि हमारे मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रेज पैरेलल रही होंगी, ये कंडीशन है कि वो कैसी होनी चाहिए, रेज, लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो सभी रेज मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं, उसी कॉमन पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस न केवल प्रिंसिपल एक्सिस पर है, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में भी होता है। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, और एक डेफिनेशन और मैं साथ दे दूं, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू द पोल। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहां से यहां अगर स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, तो लगभग आपको लग रहा होगा कि यहां से यहां भी उतना ही डिस्टेंस है। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं एफ बोलूं तो पी एफ भी स्मॉल एफ के बराबर है और एफ सी भी स्मॉल एफ के बराबर है। स्मॉल एफ तो आपका 2f हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया वो, 2f। और यही डिस्टेंस आप देखिए सी से पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर भी है। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2f बराबर होते हैं। ये एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। या अगर आप 2 को r के नीचे ले आएं तो आप कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू r/2। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहां से यहां f, यहां से यहां भी आपको लग रहा होगा कि f के बराबर है, तो f प्लस f 2f, और यहां से यहां r, तो इसका मतलब है r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। और ये चीज सच उन मिरर्स के लिए होती है जिन मिरर्स का अपर्चर छोटा होता है। अब छोटे अपर्चर से क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए अपर्चर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका डायमीटर, मान लीजिए इसका डायामीटर तो है 2 सेंटीमीटर
और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को देखते हुए अपर्चर जो कि 2 सेंटीमीटर का है, बड़ा छोटा है ना, तो इस मिरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल अपर्चर्ड मिरर बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका अपर्चर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले बहुत छोटा हो, उस मिरर को हम लोग स्मॉल अपर्चर्ड मिरर बोल सकते हैं। अब जो ये दूसरा डायग्राम है ये मैंने क्या बना रखा है, देखिए ये आपको पता है ये कॉनकेव मिरर के लिए है, जबकि ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो देखिएगा ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है हमारा, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप इसका एक यूं सर्कल पूरा कर देंगे तो उसी का सेंटर है। तो जैसे पहले मैंने पैरेलल रेज मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करवाई थी, अब भी मैं पैरेलल रेज क्या करता हूं, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करवा देता हूं। तो देखिएगा ये रे यूं चली 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 और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को जब मैं सी से मिलाता हूं, ये देखिए आपका, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, तो ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल बन गया कि नहीं बन गया। तो इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाया ये आई है, तो नॉर्मल के एक तरफ अगर इंसिडेंट लाइट है तो नॉर्मल के दूसरी तरफ कौन हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है जी, तो ये इस तरह आई थी और यूं ऊपर चली गई। ठीक है, और ये देखिएगा एक मेरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, ये रे यूं आई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको मैंने सी से मिला दिया डॉटेड लाइन से यूं, तो ये इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, ये एंगल आई है। तो नॉर्मल के अगर एक तरफ इंसिडेंट रे है तो दूसरी तरफ आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। आई आर ये वाले भी बराबर होंगे, आई आर ये वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो पैरेलल रेज मिलने के रिफ्लेक्शन के बाद सच में यहाँ पर मीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देखिएगा ये रे यूं गिरी और रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चली गई, और ये रे ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ गई, नीचे। क्या आपको लगता है कि ये रे और ये रे कहीं इस तरफ मिल सकते हैं? जी नहीं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये डाइवर्ज कर रही है एक दूसरे से। डाइवर्ज करने का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। और पास, देखो ये जो पास आई थी इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्ज का मतलब होता है पास आना। तो आप अगर देखें ध्यान से कि अगर इस रे को मैं पीछे बढ़ा दूं, पीछे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, तो ये यहाँ, और इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, बढ़ा दूं, तो ये यहाँ। तो मुझे ऐसी कुछ फीलिंग आएगी कि जैसे ये रे यहाँ से ना निकल के यहाँ से निकली है। मतलब हालांकि आपको पता है कि ये रे यूं चल के यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है ऊपर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपकी तरफ रे आ रही है ये इस पॉइंट से नहीं बल्कि पीछे यहाँ से आ रही है। इसी तरह जो इंसान यहाँ खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये रे भी पीछे से यानी कि यहाँ आ रही है। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं और इसको भी पीछे बढ़ाएं तो ये भी तो यहाँ एक पॉइंट पर मिल रही हैं। हालांकि ये रियल में नहीं मिल रही हैं, हमने माना है कि अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं और अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो ये यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये चीज़ है अपीयर टू मीट के लिए। ये चीज़ किसके लिए है? अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब है कि लगता है कि जैसे मीट करेंगी, और मीट का मतलब है कि रियल में मीट कर रही हैं। तो जब मीट लिखा जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए है, और जब ये लिखा जाएगा अपीयर टू मीट तो आप समझ लीजिए कि वो डेफिनेशन किसके लिए है? कॉन्वेक्स के लिए। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, हालांकि रूल हर एक में सेम लगते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज को पास ले आता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और ये मिरर पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है, एक दूसरे से दूर भेज देता है, इसीलिए कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि एफ जो है प्रिंसिपल फोकस, वो यहाँ भी पी और सी के बीच में है, यहाँ भी पी और सी के बीच में है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर रेज रियल में मीट करती हैं जबकि यहाँ पर रियल में मीट नहीं करती। या तो आप कह लो कि पीछे की तरफ बढ़ा करके धक्के से इनको मिलवाना पड़ता है, या फिर आप कह लो कि अपीयर टू मीट होती है। जबकि डेफिनेशन दोनों केसेस में कैसी रहेगी? इसकी सेम रहेगी। और फोकल लेंथ, यहाँ पर भी आपका पोल और फोकस के बीच की दूरी थी और यहाँ पर भी फोकस और पोल के बीच की दूरी है, जिसको स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को आप फोकस ही बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है।
थैंक यू।